हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन फॉर डीएसएसबी उत्तराखंड एलटी। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है वैयक्तिक भिन्नता। तो उत्तराखंड एलटी परीक्षा में इस टॉपिक को बहुत महत्व दिया गया है, वैयक्तिक विभेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि वैयक्तिक भिन्नता होती क्या है, एक व्यक्ति के पर्टिकुलर यानी कि उसके अपने आप में क्या क्या गुण होते हैं और वो अन्य लोगों से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसको कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन लगातार पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सी टेट, यू टेट या एच टेट या रीट या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में वैयक्तिक भिन्नता से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। शिक्षक बनने संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो टॉपिक हमारा वैयक्तिक भिन्नता। तो फ्रेंड्स, वैयक्तिक भिन्नता होती क्या है? देखिए, प्रत्येक प्राणी जो होता है जब वो जन्म लेता है, ठीक है फ्रेंड, प्रत्येक प्राणी जो भी जब जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों को लेकर पैदा होता है, यानी कि विशेष प्रकार की शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं कहाँ से मिलती हैं? ये विशेषताएं उसके माता पिता और पूर्वजों से हस्तांतरित की गई हुई होती हैं। तो इसको आनुवंशिकता कहते हैं। आप जानते ही हैं कि आनुवंशिक गुण पेरेंट्स के बच्चे में अवश्य आते हैं, लेकिन इसी के साथ ही पर्यावरण भी जो है, हमारा वातावरण, जिस वातावरण में बच्चे का पालन पोषण होता है उसका प्रभाव भी बच्चे पर अवश्य पड़ता है। ठीक है ना? तो जिस वातावरण में बच्चा पढ़ेगा या पलेगा बढ़ेगा, उसका पालन पोषण जैसे वातावरण में होगा वो उसी के हिसाब से अपने आप को, उसी हिसाब से उसके नॉलेज में बढ़ते जाते हैं और उसी हिसाब से वो भी बन जाता है। तो उसको भिन्नताएँ उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ का उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा एक अच्छे परिवार के अंतर्गत जन्म लेता है जहाँ सभी लोग एजुकेटेड हैं, तो वो बच्चा भी बचपन से ही उसका भी जो एजुकेशनल फील्ड बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। क्यों बनता है फ्रेंड्स? क्योंकि उसके माँ बाप उसको कंटिन्यू पढ़ाई की ओर प्रेरित करते हैं और वो अपने बड़ों को देखते हुए वो खुद भी वो चीज़ सीखने लग जाता है। ठीक है ना? और वो उसकी भिन्नता, अब उसी का एक फ्रेंड है और उसी टाइम पर वो भी जन्म हुआ है, सेम टाइम पर पैदा हुए हैं, दोनों बराबर उम्र के हैं, लेकिन वो एक ऐसे परिवार के अंतर्गत जन्म लिया है जहाँ खेती बाड़ी को महत्व दिया जाता है सीधे। तो वो क्या करता है, वो बचपन से कृषि कार्य में निपुण हो जाता है। तो ये वैयक्तिक भिन्नताएं उसके अंतर्गत आ जाती है। तो उसका बिहेवियर जो होता है, व्यवहार जो हो जाता है, उसी हिसाब से हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड? तो इससे यह स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होना साधारण बात नहीं होती हैं। तो एक ही कक्षा के जो बच्चे हैं उन सब में जो है भिन्नताएं होती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, असाधारण बात नहीं है, ये गुण होता ही होता है। ये भिन्नताएं कैसे होती हैं? विद्यार्थियों में विभिन्न विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती हैं। ठीक है ना फ्रेंड? तो ये जो भिन्नताएं हैं किस रूप में मिलती हैं? तो वो उसकी विशेषता हो जाती है। प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। इसीलिए कहते हैं कि क्लास में अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ में अपनी योग्यता को रखता है, किसी न किसी चीज़ में वो निपुण जरूर है, जिस कारण से जो है वो उसका मार्गदर्शन करने पर वो सही दिशा में जा सकता है। ठीक है ना? ठीक है। वैयक्तिक भिन्नता, अब हम चर्चा करते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। तो क्या है कि दो बालक हैं, वो अनेक प्रकार की समानताएं रखते हुए भी फिर भी उनके कुछ न कुछ क्वालिटीज़ उनके अंदर, कुछ न कुछ गुण उनके अंतर्गत अलग अलग होते हैं। तो इसी को कहा जाता है वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है। वैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना है। तो किसी भी व्यक्ति में जो है व्यक्तिक भिन्नता भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है, संवेगात्मक भी होती है। ये इस प्रकार के अंतर उसके अंतर्गत पाए जाते हैं।
इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो उसकी जो जैविक क्रियाएं हैं या उसकी मानसिक सोच जो है, उसका खान पान जो है या उसकी संस्कृति जो है, वो जो जिस प्रकार की संस्कृति को प्रेजेंट करता है, उसका संवेग कि उसको उसके हाव भाव, उसके जो एक्टिविटीज़ हैं या उसको दूसरे के प्रति उसकी सोच जो है, ये सारे चीज़ों में अंतर अवश्य पाया जाता है। तो इसी कारण एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। तो आप देखते होंगे फ्रेंड, अगर कोई दो जुड़वे भाई बहन हो या दोनों जुड़वा भाई हों या दोनों बहनें हों, कुछ भी हों, लेकिन जो जुड़वा हों, एक ही समय पे पैदा हुए हों और एक ही माँ के कोख से जन्मे हों, लेकिन उनके अंदर भी कुछ न कुछ गुण जो है अंतर हो जाता है। बहुत सारे बच्चों में क्या हो जाता है, एक बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट होता है और एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं व्यक्तिगत भिन्नता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही माँ के कोख से जन्म लिए हैं तो दोनों एक जैसे होंगे, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। तो उनके गुण अच्छे समान नहीं हो सकते, ठीक है ना। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। तो ये एक स्वाभाविक गुण है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। तो देख सकते हैं स्किनर ने क्या परिभाषा दी है। स्किनर कहते हैं कि B.F. स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जब है तो उसमें जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का, तो संपूर्ण जो व्यक्ति के अपने संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कौन, B.F. स्किनर कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये इनका मानना है कि व्यक्तिगत भिन्नता में कोई संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो ये क्या तात्पर्य है इसका, इस परिभाषा का तात्पर्य है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कोई न कोई ऐसी भिन्नता अवश्य होती है जिसका मापन करके हम उन दोनों में विभेद बता सकते हैं, ठीक है ना। या तो उनकी विचारधाराओं में कोई ना कोई अंतर होगा, या उनके जो शारीरिक बनावट है उसमें कोई अंतर हो सकता है, या उनके जो जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई अंतर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस अवश्य होता है दो व्यक्तियों के बीच जो उनको आपस में एक दूसरे से अलग दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता। तो स्किनर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। अगली जो डेफिनेशन दी है फ्रेंड्स वो दी है टॉयलर ने। तो टॉयलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धिलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। तो देखो टॉयलर ने माना है कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक आकार से में डिफरेंस हो सकता है, उसके स्वरूप में अंतर हो सकता है, उसके शारीरिक गतियाँ एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें अंतर हो सकता है, बुद्धि में अंतर हो सकता है, जो बुद्धि लब्धि है उसमें हो सकता है, ज्ञान में हो सकता है, रुचियों में, अभिवृत्तियों में, उसकी सोच अभिवृत्तियाँ जो हैं, उसकी रुचियाँ जो हैं, वो क्या चीज़ करना चाहता है, एक्टिविटी क्या करना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो है कुछ ना कुछ उनके बीच डिफरेंस, ये जो है बात सिद्ध हो चुकी है। ये कहते हैं टॉयलर, ठीक है ना। यदि हम उपयुक्त कथनों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के अगर हम व्यक्तित्व की बात करें और उसकी भिन्नता को देखें तो हम किसी एक विशेषता को आधार नहीं मानते हैं, उसमें अन्य प्रकार की विशेषताओं को भी अध्ययन किया जाता है। तो उस संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर उसमें अंतर स्पष्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए स्किनर और टॉयलर की दो परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब यह है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं फ्रेंड्स। देखिए व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है, ये बात बिल्कुल
सही है फ्रेंड। आप लोग देखते होंगे जब स्कूल टाइम पे आपके फ्रेंड्स जो रहे हैं, कोई ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा तेज होगा, कोई आपसे कमज़ोर भी जरूर होगा क्लास में अंतर्गत। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अधिगम को प्रभावित करता है, व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि उसको जिस हिसाब से उसके उसके अंतर्गत गुण हैं उसी हिसाब से तो वो ग्रहण करेगा ना। तो ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि अगर क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से 60-70 बच्चे अगर किसी चीज़ को अर्न कर रहे हैं, यानी कि गेन कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति जो है 30-40 बच्चे, 25-30 बच्चे ऐसे भी होंगे जो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता है, उनके अंदर उस चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता विकसित नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये है बुद्धि तथा व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता के एक आधार हैं। इसके कारण सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इसी के कारण जो है सीखने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, बुद्धि और व्यक्तित्व के कारण। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला हम ले लेते हैं वंशानुगत। वंशानुक्रम पर आधारित है वंशानुगत जो चेंजेस होते हैं। तो वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम में वे सभी जीन्स सम्मिलित होते हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय से प्राप्त होते हैं। तो इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया चलते रहती है। यानी कि पिता से जब बच्चा माँ से जब बच्चा जन्म लेता है माता पिता से, तो उस स्थिति में उस माता पिता के गुण भी बच्चे में आते हैं, और उसके दादा परदादा वाले गुण भी उसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि परिवार के प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी और एक सीढ़ी के रूप में ये सीक्वेंस चलते रहता है, जिससे वंशानुक्रम परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में जीन्स जो है उसके माता पिता से उनके जीन्स आते हैं, और वही गुण जो है, वही क्वालिटी जो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा विकसित हो जाते हैं। पूरे गुण तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ गुण जो है उसको माँ बाप के उसको मिलते हैं। वंशानुक्रम की एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है, जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो माता पिता और पूर्वजों के गुण जो है नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर ज़्यादा बड़े हैं या ज़्यादा मोटे हैं, तो उनके बच्चे क्या होते हैं, उनके बच्चे भी थोड़ा बहुत मोटापा अपने आप ही स्वाभाविक आ जाता है। तो क्या है, वो वंशानुक्रम है। ठीक है ना। अगर उनके पेरेंट्स थोड़ा बुद्धिजीवी हैं, तो उनके बच्चों में भी बुद्धि पहले से विकसित होती है। ठीक है ना। तो ये भी एक वंशानुक्रम का गुण है। तो क्या कारण है, ये स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि गुणों का स्थानांतरण हो रहा है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण स्वीकार करते हुए कहते हैं। तो मन जो है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है, उनके हिसाब से जो है वो कहते हैं कि हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम लोगों में अंतर होता जाता है। तो ये इनका मानना है। ये कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय तो सभी बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, तो आखिर जब वो बड़े होते रहते हैं तो उनके बीच उनमें जो है आपस में क्वालिटीज़ में चेंजेस क्यों आता है, यानी कि उनके गुणों में अंतर क्यों आता है। तो ये मानते हैं मनोवैज्ञानिक, मन के अनुसार है ये। तो कहते हैं इसका एक ही उत्तर है कि वंशानुक्रम भिन्न भिन्न है। तो इसका उनको कारण वो बताते हैं कि वंशानुक्रम ही एकमात्र कारण है जिसके कारण एक ही साथ जन्म हुए बच्चों में ये गुण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये है वंशानुक्रम। ठीक है। जो जो क्या है, व्यक्ति विभेद को जो है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वातावरण। अब वंशानुक्रम को जो प्रभावित करता है वो दूसरा ये जो इफ़ेक्ट है इसमें जो है वो वातावरण है। ठीक है, इन्वायरमेंट। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है, उसी के अनुरूप उसका व्यवहार हो जाता है, उसका रहन सहन, उसके आचार विचार, यानी कि उसकी सोच हो जाती है। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नताओं का होना क्या है, स्वाभाविक गुण है। तो अलग अलग वातावरण में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनमें जो है भिन्नताओं का होना स्वाभाविक गुण है, ये उनका मानना है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। ठीक है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास संभव नहीं हो सकता।
तो अगर एक अच्छा वातावरण नहीं मिलता तो क्या होता है, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ है कि आप किस परिवार में जन्म ले रहे हैं उसी हिसाब से वातावरण मिलेगा और उसी हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो वही उस बच्चे को अन्य बच्चों के से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो इसको व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। तो अगर हम उपयुक्त वातावरण का अभाव है और वंशानुक्रम द्वारा जब प्रदान की गई ये जो विशेषताएं हैं तो इन्हीं के कारण जो है सामान्य विकास संभव नहीं है, यानी कि सबका विकास एक जैसा संभव नहीं है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये है हमारा दूसरा कारण जिसको हम वंशानुक्रम और वातावरण, ये हमारा दूसरे कारण, दो कारण हो गए। तीसरा कारण आता है फ्रेंड्स जाति, जाति प्रजाति व देश। अब बात करते हैं कि किस जाति में वो बच्चा जन्म लिया है, कैसे प्रजाति में रह रहा है, किस प्रजाति का है और कैसे देश में, किस देश में उसने वो जन्म लिया है। एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य व द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये है, तो आप देखिए, देखते होंगे अगर आप देखें तो हमारी संस्कृति में भी बहुत अंतर है, ठीक है ना। हम भारत देश के निवासी हैं, सभी लोग एक ही देश के हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी की संस्कृति एक जैसी है, सभी एक जैसे के प्रक्रिया अपनाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो हमारे वहाँ देखिए पूजा पाठ की प्रक्रिया अलग है, अन्य राज्यों के लोगों की अलग है। उत्तराखंड के अंतर्गत आप देख सकते हो उत्तराखंड में ही कितने प्रकार के लोग हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सब व्यक्तिगत भिन्नता है। तो क्या है, जाति प्रजाति और देश, ये भी इसको प्रभावित कर रहा है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इस प्रकार निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। तो निग्रो जाति जो होती है उसके कंपेयर में कौन, श्वेत प्रजाति के जो लोग होते हैं वो अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो इसके आधार पर जो है जब व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो हम अपने आप ही पहचान लेते हैं कि ये 21 कंट्री से बिलोंग करता है। आप देखते होंगे कि अगर किसी देश में जो है, आप ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे हम आईपीएल मैच होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, आईपीएल होते हैं, तो आईपीएल में आप देखते हो कितनी कंट्रीज से लोग आते हैं। तो अगर हम उस प्लेयर को देखें तो प्लेयर की उसके जो उसके शारीरिक बनावट है या उसकी चेहरे की जो बनावट है या उसके जो रूप रंग है, उसके आधार पर भी हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि यार ये किस कंट्री से बिलोंग करता होगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हम खुद ही समझ जाते हैं कि ये फलानी देश से होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम उसके जो है व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने लगे हैं। समझ गए ना। तो ये होता है फ्रेंड्स। तो ये था जाति प्रजाति और देश के आधार पर। अगला हमारा आता है अगला है फ्रेंड हमारे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, व्यक्ति विभेद यानी कि व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं आयु व बुद्धि। तो व्यक्ति भिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी होती है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। तो आप देखते होंगे कि स्कूल में जब बच्चा एक 6 में है, एक 8 में है, तो 6 और 8 के बच्चे में क्या होगा, उसके हाव भाव में अंतर होगा, उसके विचारधाराओं में अंतर होगा, उसकी मतलब संवेगात्मक विकास अलग अलग होता है तो उसके संवेगात्मक अंतर होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बुद्धि जन्मजात गुणों के कारण होने के कारण किसी को प्रभावशाली व किसी को मूड बनाकर अंतर को स्पष्ट रेखा खींच देती है। तो बुद्धि क्या है, जन्मजात है भाई। अब जन्मजात क्यों है, क्योंकि भाई बच्चे के अंतर्गत किस प्रकार के गुण हैं वो उसके पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है ना। वातावरण होता है, वंशानुक्रम होता है, ये चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद जन्म होने के बाद बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है उसके आधार पर बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। और वो बुद्धि का विकास जो है उसी के कारण जो है प्रतिभाशाली और मूड जो है उनके बीच का आयु और बुद्धि का अंतर, आयु के अनुसार उनकी बुद्धि में अंतर भी हो जाता है और वो उसको जो है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करता है फ्रेंड, ठीक है ना। शिक्षा और आर्थिक दशा, देखिए अब जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको प्रभावित करने वाला कारक शिक्षा और आर्थिक दशा भी है। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी को सभी तरह से पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी गलत नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है
शिक्षा, कैसी शिक्षा बच्चे को मिल रही है बचपन से ही, वो डिपेंड करता है, बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नता को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसको बचपन से ही एक अच्छा माहौल मिले और अच्छा उसका जो है बैकग्राउंड हो, उसके अच्छे फैमिलियर हों, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा जो है सीधे अच्छी ग्रोथ करता है और वो उसको उसका मानसिक स्तर भी बढ़ जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, उसका शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। तो उसको अन्य बच्चों से वो क्या कर देता है, भिन्न कर देता है। अब जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करेगा, हत्या, चोरी, जघन्य अपराध जैसे गलत काम उसको करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं, उसको अपने पेट पालना होता है, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है और उसको बहुत कम समय में उसको नौकरी करना पड़ता है। तो वो क्या है, वो उसके मानसिक जो डेवलपमेंट है, जो उसके सोचने की क्षमता है, उसका विकास पूर्णतः नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता में प्रमुख कारण है। परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतः भिन्न हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम अपराध समझते हैं। तो देखिए, होता यही है, आप देखते होंगे, अगर कोई जैसे आपका बकरी काटने वाला है, बूचड़ की दुकान है, आप देखते होंगे बकरी काटते हैं, तो वो बकरी काट के उसको सुबह क्या करते हैं, अपने दुकान में लटकाते हैं। भाई उनके लिए वो बहुत कठिन काम नहीं है, वो उसको अपराध नहीं मानते हैं। और अन्य लोग क्या होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है उस बकरी को देखकर डरते हैं, या बकरी को काटना या किसी भी प्राणी की हत्या करना उनके लिए कठिन काम है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता तो है। वो व्यक्ति भी वैसे ही है जैसे हम लोग हैं, जैसे अन्य लोग होते हैं, लेकिन उसको जो है वो बकरी काटना और ये सब काम जो है उसके लिए आसान काम है, उसको बहुत ही वो ईजी वे में लेता है, क्योंकि उसने बचपन से ही उसी प्रकार का माहौल देखा हुआ है। लेकिन एक जो है अन्य परिवार का व्यक्ति जो जो इन चीज़ों में बिल्कुल भी जीरो है, जो किसी भी प्राणी की हत्या करना बहुत कठिन काम समझता है, तो वो क्या है, वो जो है उस चीज़ से बहुत ही भिन्न है, तो उसके लिए वो काम बहुत ही कठिन लगता है, ठीक है ना। उसके अलावा लिंग भेद संबंधी जो कारक है, तो फ्रेंड्स ये है लिंग भेद संबंधी कारक। तो व्यक्ति भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्यक्षमता में अंतर होता है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक और बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर अधिक। देखिए, ये मानना है स्किनर, वी एफ स्किनर का मानना है कि बालिकाओं में जो स्मृति की योग्यता होती है, जो याद करने की योग्यता होती है, वो ज़्यादा होती है, और जो बालकों में है वो शारीरिक कार्य करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। यानी किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए बालक हमेशा तैयार रहते हैं बालिकाओं के कंपेयर में, ठीक है ना। लेकिन जो बालिकाएं होती हैं उनमें स्मृति, उनमें जो याद करने की योग्यता होती है वो अधिक होती है। ये बी एफ स्किनर का मानना है। बालक गणित और विज्ञान की में बालिकाओं से आगे होते हैं। तो जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, गणित और विज्ञान जैसे विषयों को, समझने वाले विषयों को बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं। लेकिन जो बालिकाएं होती हैं वो स्मृति ज़्यादा रखती हैं, तो स्मृति का गुण ज़्यादा रखती हैं, तो वो भाषा और सुंदर हस्तलेख संबंधी कार्यों में बालकों से आगे होते हैं। तो ये क्या है, ये लिंग भेद संबंधी भिन्नता है। तो वो क्या करता है, वो उनके गुणों के आधार पर उनको भिन्नता को, व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 6 प्रमुख कारण जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति भिन्नता क्या है, ठीक है ना। तो ये है, इस प्रकार जो है व्यक्तिगत भिन्नता है, अनेक कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को रिप्रेजेंट करते हैं। पर जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उनकी भिन्नता के कुछ अन्य कारण प्रमुख हैं। इसका उल्लेख करते हुए गॉरिसन और अन्य ने लिखा है कि बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा कैसे उनको प्रेरणा मिल रही है, बुद्धि और उनकी परिपक्वता और उनका वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलन है। तो ये सारी चीज़ों में विचलन है, जिस कारण से उसको भिन्नता जो है रिप्रेजेंट होती है। यानी कि बुद्धि है, उनको कैसा प्रेरित किया जाए, मोटिवेशन किस प्रकार से किया जा रहा है, उनको परिपक्वता कैसी मिल रही है, उनका वातावरण कैसा मिल रहा है। तो ये सारे उद्दीपक हैं जिसके कारण जो है व्यक्तिगत भिन्नता को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं गैरिसन, ठीक है ना फ्रेंड। तो गैरिसन कहते हैं इसको। अब है व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व। देखिए फ्रेंड, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करने
करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के लिए इसमें संदेश है कि अगर आप किसी बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नता को समझ जाते हैं तो आप उसके जो है उसको उसके हित के लिए उसको किस प्रकार का ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए, क्या उसका लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उसको ज्ञान दे सकते हैं। साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व हर जगह पे है। औद्योगिक मनोविज्ञान में है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत है। उसके अलावा अगर किसी समाज में किसी व्यक्ति से बात करें तो उसको उसको समझने के लिए कि व्यक्ति की विचारधारा क्या है उसको समझने के लिए तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना जरूरी है। तो इन सब का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है ना फ्रेंड। उसके अलावा व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप किसी व्यक्ति का वर्गीकरण कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा बुरा, और अच्छे बुरे लोगों को अलग करना, इनके बीच में भिन्नता को समझना, तो इसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना जरूरी है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों का हो सकता है या विद्यार्थियों का मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है। तो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाए तो बच्चा ज्ञान को बहुत आसानी से अर्जन कर सकता है फ्रेंड। ठीक है ना। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए। तो अगर कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो कक्षा में बालकों की जो संख्या होनी चाहिए वो अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों को ले रहे हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से शिक्षक का विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क व संबंध अच्छा होता है। वह विद्यार्थियों से उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करा सकता है। ठीक है ना। तो यह है कि बच्चों की संख्या कम हो कक्षा में तो एक अध्यापक के लिए क्या फ़ायदा होता है कि अध्यापक हर बच्चे की भावनाओं को समझ सकता है और उनको अधिक से अधिक समय दे सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो एक ही कक्षा में बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सबको अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषयों के चयन में छूट होनी चाहिए। तो किसी भी कक्षा में अगर बच्चा प्रवेश ले रहा है तो उसको अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार ही उसको विषय का चयन करने की छूट होनी चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता में सहायक होती है। ठीक है फ्रेंड। व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो एक अध्यापक के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे की उसके जो कार्य करने की क्षमता को समझें और उसको गृह कार्य देते वक्त भी उसके बालकों की क्षमता और योग्यताओं को पूर्ण ध्यान रखते हुए ही उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता में लिंग भेद के कारण भी पाई जाती हैं जो भिन्नता और जिससे बालक बालिकाओं के रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं परंतु माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर जो है कि स्पष्ट रेखा खींचा जाना आवश्यक है। ठीक है ना। तो छोटी क्लासों में आप देखते होंगे 1 से 5 तक की क्लास में हर बच्चे के लिए, लड़का लड़की सभी के लिए क्लासेस सेम होती हैं, चाहे कोई होशियार हो कमज़ोर हो। लेकिन बड़ी क्लासों में जाते जाते फिर उनके विषय चेंज भी हो जाते हैं। जो बच्चा जैसे विषय में रुचि रखता है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार वो उसमें प्रवेश ले सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए और शिक्षक और माता पिता को इन अंतरों को ध्यान में रखकर बालक बालिकाओं को सिखाना या प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमारा आता है इसी प्रकार स्किनर महोदय के अनुसार उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन होना आवश्यक है। तो अगर औद्योगिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति को हम कार्य पर लगा रहे हैं तो पहले हमें उसको समझना चाहिए वो किस कार्य में ज़्यादा कुशलता रखता है। ठीक है। अगर उसकी कार्य कुशलता के आधार पर उसको काम दिया जाए तो वो काम बड़ी ईमानदारी से करेगा और बहुत अच्छे से उस कार्य को संपन्न करता है। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानांतरण के समय भी व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें थी व्यक्तिगत भिन्नता को के लिए क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं। ठीक है ना, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए। अतः सारांश रूप में बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना। तो फाइनली हम कहेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो है किसी बालक के जो है
शिक्षा के लिए उसका महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति भिन्नता को समझना, इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विधिक प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बालकों के व्यवहार को समझने में, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में व्यक्ति भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। तो व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि बालकों के व्यवहार को समझना है, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, ये सारे व्यक्तिगत भिन्नता को आधार प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो व्यक्तिगत भिन्नता पर, व्यक्ति विभेद पर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप तक इस प्रकार के लगातार वीडियोस पहुंचते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे कंटिन्यू नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी फ्रेंड्स को आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।